मैं उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में इतिहास का अध्यापक था। ऐतिहासिक चीज़ों से मुझे बहुत लगाव था। मुझे जब भी मौका मिलता तब मैं ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करने निकल जाता और वहाँ से कोई न कोई वस्तु खरीद लाता जो मुझे उस जगह की याद ताज़ी करवाती रहे। एक बार मैं नैनीताल की पहाड़ियों पर घूमने गया। पहले भी मैं नैनीताल आता जाता रहा हूँ, जो कि पारिवारिक, कभी दोस्तों के साथ की ट्रिप होती थी, पर इस बार मैं अकेला यहाँ ही घूमने आ गया था। नैनीताल की सुंदर सड़कों पर घूमते टहलते हुए मेरी नज़र एक दुकान पर गई, जहाँ कई कलात्मक वस्तुएं रखी हुई थी, तो मैं उनको देखने लगा। तभी वहाँ काम करने वाला छोटे कद का आदमी मेरे पास आकर बोला, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा, ये बॉक्स कैसे दिया? इसका 500 लगेगा साहब। वो गोल गोल चेहरे पर मुस्कान लिए बोला, आपकी पसंद लाजवाब है सर, अभी आया है, ये पीस ले लो साहब। वो आदमी कहते हुए इसे उठाने लगा। मैं तो इसकी नक्काशी देख रहा हूँ, जो ज़्यादा उभरी नहीं है, उस हिसाब से कीमत ज़्यादा बताई है। मैं बोला, ले जाओ साहिब, वैसे भी बोनी बट्टा हुआ नहीं है, सुबह से जो चाहे दे दो। वो खींचता हुआ बोला। मैंने भी सोचा, चलो एक एंटीक चीज़ में नई चीज़ जुड़ेगी। ये सोचकर मैंने 200 का नोट उसे थमा दिया। उसने अखबार में डिब्बा लपेट मुझे दे दिया। पहाड़ से अपने शहर आते हुए मैं उसे अपने घर ले आया और संग्रह गृह में रख दी। एक दिन मेरे ताऊ के बड़े लड़के मुझसे मिलने आए। मैं उनको अपने संग्रह कक्ष में ले गया। उनके साथ उनका बेटा, जो 5 वर्ष का नटखट बालक था, वो भी हमारे साथ ही आ गया। उस बालक ने कमरे में आते ही मेज पर रखा वो नक्काशीदार बॉक्स अपने हाथ में ले लिया और खेलने लग गया। मैं और भाई साहब और चीज़ों की चर्चा में व्यस्त थे। तभी उस बालक ने पता नहीं कैसे वो बक्सा खोल लिया और हमें उसमें से एक छोटी बोतल निकाल कर दिखाने लगा। ये कोई दवा की शीशी मालूम होती थी, जो पीले रंग की थी। मैंने वो बोतल अपने हाथ में लेने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर अफसोस ये उससे पहले ही फिसल कर टूट गई। पर मैं तब चौंक गया जब इसमें से एक कागज़ का पुलिंदा निकल आया। ये अजीब विचित्र चीज़ एक कपड़े का रोल था, जो पता नहीं कितने सालों से इस बोतल में पड़ा हुआ था। मैंने बहुत ही संभाल के उसे उठाया। तब भी कपड़ा काफ़ी गल चुका था और इसका कुछ भाग सड़ चुका था। कपड़े में कुछ लिखा हुआ सब प्रतीत होता था, जो साफ दिख भी नहीं रहा था, और मैं ये भाषा समझने में असमर्थ था। इसलिए मैंने ये पुलिंदा कर अपने एक प्रोफेसर के पास ले गया। उन्होंने मुझसे कहा, वो इसे ऐतिहासिक खोजकर्ता को देकर पता लगवा लेंगे। मैं जब भी फ्री होता उसके पास हो आता, इस आशा से कि उस कपड़े में क्या था जो उनको पता लगा हो। शायद, पर काफ़ी सालों तक नाकामी ही हाथ लगी थी। साल दर साल बीत गए। मेरी उत्सुकता भी बढ़ती गई। फिर एक दिन उस प्रोफेसर ने मुझे एक इंस्टीट्यूट में कॉल करके बुलाया। जो आगे हुआ वो तो चौंकाने वाला था। उस इंस्टीट्यूट के हॉल में मेरे आगे शोधकर्ता की एक टीम बैठी थी। उसमें से एक आदमी उठा और बोला, आपकी हार्दिक इच्छा थी इस भाषा को समझने की। मैंने खुशी से कहा, जी हाँ। उसने हंसते हुए कहा, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हुई। मुझे ये सुनकर खुशी बहुत हुई। सुनिए, इसमें एक लेखक की कहानी है। हमने उनकी भाषा को समझ लिया है। ये साइन लैंग्वेज है, जो कुछ बुद्धिजीवी द्वारा प्रयोग की जाती थी। पर एक बात, इस लैंग्वेज और इस कपड़े में समानता नहीं। मैंने पूछा, मतलब? तो उन्होंने बताया कि हो सकता है उन लेखक ने ये भाषा पुराने समय के किसी आदमी से सीखी हो, जो एक दुर्लभ भाषा है, और उन्होंने इसका प्रयोग बाद में किया है। मैंने उत्सुकता से पूछा, इसका कारण क्या हो सकता है? तो उन्होंने बताया, सुनिए, ये एक आत्मकथा है जो यूं है।
तारीख 19 नवंबर 1890। मुझे नहीं पता मेरे पास और समय है या नहीं। मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूँ। पता नहीं ये सच्चाई लोगों को कब कैसे पता चलेगी जो यहाँ लिखी जा रही है। मैं बड़ा लकड़ी का व्यापारी दास हूँ। मैं एक मूल रूप से अमेरिकन हूँ, पर अब मेरे पूर्वज अफ्रीका आकर बस गए थे। मेरी मति मारी गई थी जो यहाँ एशिया द्वीप पर इस मुसीबत में खुद चलकर फंसने आया। पर क्या करता, आखिर वहाँ अपने शहर में भी मैं मर ही रहा था तिल तिल कर। ये हड्डियों का जानलेवा दर्द मुझे मार रहा था। मेरे शहर में क्या, विश्व के हर डॉक्टर को दिखा चुका था, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मेरे पास नाम, शोहरत, पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर किस्मत फिर भी ख़राब थी। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, पर अब मेरे पास वक्त नहीं। बात 6 महीने पहले की है, जब मैं अपने दर्द का इलाज से हार गया तो मैंने कुछ पुरानी रहस्यमयी पुस्तकों में इस बीमारी का इलाज खोजना चाहा। वहाँ कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझे आखिरकार मालूम हुआ, विश्व में एक जाति है जो इसका इलाज जानती है, पर वो एशिया द्वीप के घने जंगलों के बीच रहती है। एशिया काफ़ी बड़ा द्वीप है, पर एक दो पुस्तकों में थोड़ा बहुत पता इस विचित्र जाति के बारे में लिखा था। ये भारत के जंगलों में बसती थी। मैं उसी पते का अनुसरण करते हुए वहाँ जाने के बारे में सोचने लगा। मैंने इस जाति के बारे में जो जानकारी हासिल की और रिश्तेदारों को बिना बताए ही निकल गया। शहर से उनकी खोज में मैं काफ़ी लंबा सफ़र कर एशिया के घने जंगलों में पहुंचा तो गया था। यहाँ से मुझे उस जंगल का पता चला है, पर बहुत कम लोग उस जाति से अवगत हैं और उसका नाम लेते हुए भी घबराते हैं, क्योंकि उनका मानना है वो जादूगर या प्रेत लोग हैं। पर मुझे सिर्फ इलाज चाहिए और मुझे वहाँ पहुँचना है, ये मैंने ठाना हुआ था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं और क्या कहानियाँ गढ़ते हैं। मैं निकल तो आया था, पर कुछ समय के बाद मुझे अपने आप पर गुस्सा भी बहुत आया कि ये क्या बेवकूफ़ी थी। दास, ये क्यों किया तुमने ऐसा? अब सफ़र की रात कैसे काटोगे? पर कोई चारा ना मिलने पर चलना जारी रखा। अंत में ईश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे ढलते सूरज के साथ एक झोपड़ी दिखी। झोपड़ी में पहुंचकर मैंने वहां एक गरीब मछुआरे भाइयों को पाया जो देखने में लंबे चौड़े थे, और उन्होंने मेरा स्वागत भी किया। मैंने उनसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने मुझे बताया, यहाँ तो कोई वाहन या घोड़ा तुमको नहीं मिल पाएगा और ना ही कोई होटल है जिसमें तुम आराम कर पाओ। यहाँ छोटे गांव में 20 से 25 संख्या में ही गरीब मछुआरा जाति रहती है जो अपना भोजन का ठिकाना नहीं रखती। मेहमान नवाजी उनके बस की बात नहीं। मैंने पूछा, अब क्या कोई हल है? उन्होंने मुझे गुलगुड्डी नामक औरत का पता दिया जो कोई नीच जाति की महिला है और गांव से थोड़ी दूर उसकी झोपड़ी है। उन्होंने बताया वो नेक दिल औरत है और मुझे उसके पास चलने को कहा। मेरे पास भी उन पर विश्वास न करना का कोई और चारा न था। मैं उनके साथ हो लिया। वो दोनों भाई जवान और जोशीले थे। वो रास्ते भर उस औरत की तारीफ़ करते रहे, जिस कारण मेरा मन उसे देखने को उत्सुक हो गया। आखिर कार इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। गुलगुड्डी का घर आ गया। बड़े भाई ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोलकर एक औरत बाहर निकली। यही गुलगुड्डी थी। भूंडे नैन नक्श की एक अधेड़ मोटी लंबी औरत थी। उनकी गुलगुड्डी और उसकी तीखी सिरके सी आवाज़ मेरे कानों में चुभ रही थी। आखिरकार दोनों भाइयों की उस नेक दिल औरत ने मेरे एक रात रुकने की कीमत एक अच्छे गेस्ट हाउस के रहने के बराबर मांगी, जो काफ़ी ज़्यादा थी। उस झोपड़ी में रुकने की पर वो नेक दिल औरत मजबूरी का फ़ायदा उठाना जानती थी, और फिर दोनों भाइयों ने मेरी सवारी का इंतज़ाम उसका सफ़ेद खच्चर मुझे घोड़े के दाम में दिलवाकर किया।
आखिरकार मेरी मजबूरी थी और उन दोनों ने मेरा फ़ायदा उठाया। पर ना से कुछ बेहतर होता है। रात में मुझे मालूम हो गया गुलगुड्डी क्या काम करती है। वो एक वेश्या थी और उन दिनों अधेड़ हो जाने के कारण उसे कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए इन दोनों भाइयों की यहाँ दाल गल जाती थी। मुझे भी कम दामों में सोने का ऑफ़र गुलगुड्डी द्वारा मिला, पर मैंने इसे ठुकरा दिया। मैंने जैसे तैसे गुलगुड्डी के हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मच्छर से भरी कोठरी में रुककर रात गुजारी और सुबह गुलगुड्डी के खच्चर पर सवार होकर आगे का रास्ता नापने चल दिया। उसका ये सफ़ेद भूरा खच्चर काफ़ी समझदार लगता था। वो मुझे लेकर आगे बढ़ता गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ये रास्ता उसका देखा या समझा है। जैसा गुलगुड्डी ने बताया था, ये अक्सर भाग जाता है और कुछ दिन बाद लौट आता है। इसलिए इस बार गुलगुड्डी ने इसको अंदर बांध कर रखा था। मैंने सोचा, हो सकता हो ईश्वर ने इस खच्चर को देवदूत के रूप में भेजा हो, जो मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दे। गुलगुड्डी ने उसे यह भी बताया था, काफ़ी सालों पहले ये खच्चर उसे जब वो लड़की बीनने गई थी तो जंगल में मिला था। तब से वही उसे पालती आ रही है। गुलगुड्डी ने उसे ये भी बताया था, काफ़ी सालों पहले ये खच्चर आखिरकार चलते चलते रात हो गई। मैं और खच्चर एक पेड़ के नीचे ठहर गए, जहाँ रात भर मेरी और खच्चर की भयानक जानवरों की आवाज़ों से ऐसी तैसी होती रही। और वो रात भी किसी तरीके से ईश्वर की कृपा से निकल गई। मैं और खच्चर अब आगे एक घने रास्ते में थे। यहाँ से हम इतना अंदर थे कि पीछे जाना अब नामुमकिन था, क्योंकि मैं तो रास्ता भी भूल गया था, यानी मैं भटक गया था। पर अब मुझे सिर्फ इस गधे पर विश्वास था। 2 दिन हो गए हमें ऐसे ही चलते चलते। बेचारे गधे की हालत भी अब बुरी थी। मेरा भी भूख से बहुत बुरा हाल था। आज चलते चलते कई दिन हो गए। रातों के डर को हमने जीता था, विचित्र आवाज़ों पर ध्यान ना दिया था। हाँ मतलब मैं, दास और मेरा दोस्त खच्चर, जिसे इस रास्ते में मैंने इसे नाम दिया। जब लगने लगा था कि अब हम दोनों के प्राण पखेरु उड़ने वाले हैं, तब सही समझे मंजिल दिखने लगी। मेरी जान में जान आई और मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया। इतने दिनों की मेहनत का फल आज हमें मिल जो रहा था। दिल में खुशी और होठों जो पानी के लिए तरस गए थे, उसमें मुस्कान उछाल मारने लगी। ये थकावट के कारण भ्रम नहीं, सच में मेरी मंजिल थी। चारों ओर दूधिया प्रकाश, उसमें नहाया हुआ एक शीश महल। ऐसे लगता था ये कोई खूबसूरत परी महल हो। वो शीशे का बना हुआ था, पर पारदर्शिता उसमें कहीं कहीं थी। अंदर का पूरा सजा सजाया हॉल दिख रहा था। हॉल की दीवारों पर मुझे दूर से नहीं दिख रहे थे, पर कुछ चित्र लगे हुए थे। हर नज़ारा खूबसूरत था। वहाँ की रेत में गुलाबीपन और पेड़ में सुनहरे पत्ते लिपटे थे। पेड़ में लगे फलों का पूछो मत, शायद ही इतने ढेरों रसीले फल के पेड़ किसी ने धरती पर कहीं देखे हो। और वहाँ की चिड़ियों के चहचहाने का स्वर इतना मीठा था कि कोई स्वर्ग की गायिका की आवाज़ भी फीकी हो जाए। चारों ओर न ठंड न गर्म वातावरण से खुशनुमा ताजगी थी। मैं और हैरी, जो कई दिनों से भूख प्यास से मरियल हो गए थे, वहाँ पहुंचकर सब भूल गए थे। हैरी के ऊपर से मैं उतर गया और कोमल घास के मैदानों में जाकर लेट गया। हैरी भी वहाँ पास में बहते हुए झरने से पानी पीने पहुँच गया। हर तरफ नज़र उठाओ तो जन्नती जन्नत नज़र आती थी। मैं हैरी को पानी पीते हुए देख रहा था। तभी मेरे पास लाल कोट और नीली चुस्त पैंट पहने 2 युवक आकर खड़े हो गए। इतने गोरे, लंबे, हष्ट पुष्ट, भूरे बालों वाले नौजवान मैंने पहली बार देखे थे।
वो दोनों बिल्कुल मेरे समीप आए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मुझे ज़मीन से खड़ा किया और कड़क आवाज़ में बोले, तुमको अंदर कैसे आ गए? मैंने धीमी मरियल आवाज़ में कहा, बस मुझे माफ़ कीजिएगा। वो दोनों कड़क अंदाज में बोले, तुमको पता नहीं, यहाँ आना सख्त मना है। कोई भी यूँ मुंह उठाकर यूँ यहाँ नहीं चला आता। इसकी सज़ा तुमको मिलेगी। माफ़ करिएगा। मैंने इस बार डरकर हाथ जोड़े। सच में ये जो खुशी थी पल भर में काफूर हो गई। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे हैरी को भी पकड़ लिया और हम दोनों को महल की ओर ले जाने लगे। हैरी भी डरकर चिल्ला रहा था। हैरी की आवाज़ ने मेरा डर और बढ़ा दिया, क्योंकि जानवरों को मुसीबत का अंदाज़ा पहले हो जाता है। वो दोनों मुझे महल में लाए और मेरे हैरी को महल के बाहर बांध दिया। वहाँ महल के अंदर काफ़ी ठंड सी थी। हर जगह हल्की नीली रोशनी थी जो दीवारों में से आ रही थी। ये आश्चर्य की बात थी, पर ये सब तो ठीक था। पर मेरे साथ होने क्या वाला है, इसकी चिंता मुझे खाई जा रही थी। मैं बार बार डर कर अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे ईश्वर, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मुझे बचा ले आज। मैं प्रार्थना में लीन था। तभी वहाँ एक 8 फुट का आदमी, जिसकी उम्र 40 के आसपास रही होगी, आया। उसकी वेशभूषा अजीब सी थी, जैसे भारतीय राजा जिसमें पर कढ़ाईदार धागों से बना चोगा पहनते थे, वैसे ही इसने पहना हुआ था। और एक बड़ी सुंदर लाल कपड़े की पगड़ी भी उसके सर पर थी, जिसके बीच में बड़ा नीला हीरा चमक रहा था। दोनों कान में बड़े सोने के गोल कुंडल, जिस पर नीले हीरे के फूल बने थे, और उसका चेहरा बड़ा और भरा हुआ था, जिस पर उसकी लंबी पतली चाइना के आदमियों की तरह मूंछ लटक रही थी। देखने में वो बहुत शांत लग रहा था। उन दोनों युवकों ने उसके आगे सर झुकाया। मैंने भी उनको देखा। जब वो आदमी के मुंह से शब्द निकले तो मेरे होश उड़ गए। वो उन दोनों युवकों से थोड़े गुस्से से बोला, इतने महान व्यापारी को कौन ऐसे स्वागत करता है? फिर वो मुझसे प्यार से बोला, सर, दास आइए, आप थक गए होंगे, चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। मैं हैरान परेशान सिर्फ उसका मुंह ही देख रहा था कि उसे मेरे बारे में कैसे पता। मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। यहाँ मैं डर रहा था। अब खेल उल्टा था, बल्कि वो मेरा स्वागत कर रहा था। उसने मेरी हैरानी को कम करने के लिए अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जादूगर अनीगनी कराना हूँ, और मुझे पता है आप यहाँ तक हमारी जाति कराना कोई ढूंढते हुए आए हैं। आपकी दर्द की बीमारी यहाँ जल्द ठीक हो जाएगी। आप अब सारी फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिएगा। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं बचे थे। मैं वहाँ मंत्रमुग्ध सा हो गया था। उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो गलियारे से होता हुआ अंदर के 2 कमरों के पीछे था। देखिए आपका कमरा। मैं कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। ये वाकई खूबसूरत कमरा था। ऐसा कमरा कोई कितना भी महंगा होटल हो नहीं दे सकता था। यहाँ की चमक के आगे सारी चीज़ें फीकी थी। मैं सोचने लगा, इतना बेशकीमती सामान यहाँ इस कमरे में, कितने अमीर हैं ये लोग। सोफ़ों की सजावट में हीरे का उपयोग किया गया था। और तो और यहाँ कमरे में शीशे से बने शोकेस में संसार की बहुत महंगी शराब रखी हुई थी। मैं कमरे की खूबसूरती में खो गया। तभी अनीगनी बोला, कभी कभी इतने बुद्धिमान पुरुष की खातिरदारी का मौका मिलता है, उसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं मुस्कुराते हुए बोला, अनीगनी जी, आप तो बहुत ज़्यादा दौलतमंद इंसान हैं। दौलत तो सब मिट्टी का ढेर है, इसकी इंसान के आगे क्या ही कीमत। उसने सादगी के साथ उत्तर दिया। मैं मान गया और बोला, ऊंचे आदमी ऊंचे विचार। उसने भी मेरी बात पर मुस्करा दिया। उसने मुझसे बोला, आप नहा लीजिए, मैं तब तक आपका खाना लगवा देता हूँ, और मुझे बाथरूम दिखाकर वो कमरे में चला गया। मैं बाथरूम में आकर के इतना खुश था मानो जन्नत में आ गया हूँ। वहाँ अंदर नीला पत्थर मन मोहने वाला डिज़ाइन में काट कर लगाया गया था। नीला ही पत्थर का बाथ टब था, जिस पर फूलों की बेल की नक्काशी थी। वही दीवार पर
हरे हीरे का बटन दबाते ही झरने की तरह ऊपर छत के पत्थरों से बौछार होने लगती थी। ये सब मेरे मन को लुभा चुका था। मुझे यहाँ स्वर्ग सी अनुभूति हो रही थी। मेरे ज़हन में जो अजीब ख्याल थे वो बिखर के उड़ गए। अब मैं मौज में था। मैंने नहा धोकर जब तौलिया हाथ में लिया जो एक चांदी की बनी हैंडल पर लटका हुआ था, तो वो तौलिया का कपड़ा देखकर मैं चौंक गया। ये तो बहुत ही कीमती रेशम था जो शायद मैं अपने इस जन्म में देखने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। वहाँ बाहर बेड पर एकदम चकाचक घर में पहनने वाला पोशाक जो बेशकीमती तारों से कढ़ा और रेशमी गुलाबी रंग के कपड़े से बुना हुआ रखा था। मैंने वो आरामदायक पोशाक को पहना और तभी एक नौकरानी मेरे कमरे में चाय केतली आदि बर्तनों से सजी तश्तरी लिए आ गई, जो इतनी हसीन बड़ी भूरी रंग की आंखों की मल्लिका थी कि मैं उसमें डूबने से खुद को रोकने लगा। वो लगभग 5.5 फीट की जवान औरत थी, जिसकी उम्र 24-25 वर्ष रही होगी। उसके भूरे घुंघराले बालों की लटें उसके माथे पर चाँद सा बना रही थी। उसके गोल गोल गोरे हाथे स्तन उसके सुनहरे ब्लाउज से झांक रहे थे और उसके लंबे पैर हल्के बैंगनी रंग के हेरम से ढके थे। उसने मुंह पर एक ट्रांसपेरेंट रुमाल बांध रखा था, मानो चाँद को किसी खूबसूरत बैंगनी बेलों ने ढक लिया हो। उसने वो तश्तरी वही कमरे में रखी हुई कांच की गोल मेज पर आहिस्ते से रखी। जब वह नीचे झुकी तब उसका हेरम उसके नितंबों के बीच धंस सा गया, जिस कारण उसके नितंब की गोल गोल आकृति को मैंने महसूस कर लिया। उसकी गोरी कमर को ईश्वर ने किस कला से बनाया था। ऐसा लगता था किसी उच्च निपुण कलाकार ने संगमरमर पर नक्काशी की हो। उसकी सुंदरता मैं बयां नहीं कर पाऊंगा, शब्द कम है। बयां करने को वो ईश्वर की विशेष रचना थी, जिसे मैं क्या कोई भी देखता रह जाता। अपना काम पूरा कर वो बाहर निकल गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। फिर मैंने उस तश्तरी पर नज़र डाली। वो विशेष तरह की धातु और तांबे की धातु से बनी सुंदर नक्काशी से तराशी गई थी। कोने में कुछ सोने की धातु का भी महीन काम था। उसमें पीले रंग के बेशकीमती प्याले सजे हुए थे, जिनकी पकड़ में भी रेशमी और सूती कपड़े की सुंदर पट्टी बंधी थी, ताकि पकड़ने वालों को ज़्यादा गर्म ना लगे। मेहमानों की आराम का विशेष ध्यान रखा गया था, जो मैंने पहली बार देखा था। जब मैंने केतली से उस प्याले में चाय नुमा पेय उड़ेला, तो ये चाय तो न थी, क्योंकि चाय से मैं वाकिफ़ था। ये हल्के मैरून रंग का कोई ऐसा पेय पदार्थ था जो मामूली तौर से गर्म था, जिसमें से बेहद नशीली मंद मस्त सी सुगंध आ रही थी, जो पूरे कमरे में घुल गई। सिर्फ इसकी खुशबू के कारण मैं इसे पीने से खुद को ना रोक सका। इस पेय का स्वाद किसी स्वादिष्ट शरबत सा था, जिसे पीने के बाद मुझे आनंद आ गया। मन में उठा, वाह क्या चीज़ है, लाजवाब। मेरा मन इसे और पीने को था, इसलिए मैंने दूसरा प्याला भरा और पीने जा ही रहा था कि वहाँ अनीगनी पहुँच गया। अनीगनी मुझसे बोला, माफ़ कीजिएगा पर ये एक प्याले ही आपके लिए पर्याप्त है। मैंने हंसते हुए वो प्याला वही मेज पर रख दिया। फिर बोला, पर मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा। क्या है ये? ये विशेष जड़ी बूटी से बना पेय है, जो विशेष मेहमानों के लिए बनाया गया, जैसे कि आप। उसने एक हाथ को सीने पर रखकर झुकते हुए जवाब दिया। पर क्या मैं इसे और नहीं ले सकता? मेरा प्रश्न थोड़ा बच्चों की तरह था, पर मैं इसे इतना ज़्यादा पसंद करने लगा कि दूसरी प्याली लेना ही चाहता था। अनीगनी बोला, ये जड़ी बूटी ज़्यादा लेने से आप होश खो बैठेंगे। अभी आप मेरे साथ चलिए, इससे भी ज़्यादा ख़ास चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है। मैं ये सुनकर खुश हो गया। आखिरकार यहाँ तो हर चीज़ एक से एक बेशकीमती होने के साथ आनंदित भी कर रही है। कुछ भी अब तक उबाऊ ना है, आगे भी सब ठीक ही रहेगा। फिर अनीगनी और मैं एक हॉल की तरफ चल दिए। रास्ते में उस महल में कई महंगे शोपीस सजे थे, जो शायद किसी अरबपति के आलीशान बंगले में भी नहीं देखे जा सकते थे। जगह जगह वहाँ सोने की पुतलियाँ नमस्कार की मुद्रा में खड़ी थी और फूलदान में भी सुंदर
लुभावने गुलाब से ज़्यादा तो कोई फूल दान को देखता रह जाता, क्योंकि इन फूल दोनों की विशेषता थी ये पल भर में रंग बदल रहे थे और इसमें लगे हीरे भी कई रंगों का प्रकाश छोड़ रहे थे। सुंदर रंगीला हंस का जोड़ा तो पल पल में रंग बदल रहा था। धीमे मंद प्रकाश वाले बल्ब के पर्दे जगह जगह लटके हुए थे। जमीन पर पड़ी कालीन का काम भी जोरदार था और विशेषता ये कि कालीन पर चलने पर यह गुलाब की मोहक महक उठती थी, क्योंकि ये लंबी कालीन रोज ताज़ा गुलाब की कोमल पत्तियों से सुशोभित हो जाती थी। अब हम हॉल में पहुंच गए थे, जहां का आलम पूछो मत। हर जगह सुंदरियां ही सुंदरियां। अब मुझे लगा जो नौकरानी मैंने देखी थी वो इनके सामने कुछ भी ना थी। वहाँ कुल 9 सुंदर हसीन औरतें मेरा इंतज़ार कर रही थी, जिनके तन पर मामूली वस्त्र वस्त्र मात्र से। उन सब ने लाल रंग के ट्रांसपेरेंट कपड़े से अपने स्तनों को ढकने की कोशिश की थी, जो बेकार हो गई थी। उनके उभार के साथ गुलाबीपन लिए चुचुक भी दिख रहे थे, और जो पीले रंग का वस्त्र कटी पर बंधा था वो भी नितंबों से ऊपर उठा हुआ था। उनके गोल भरी नितंबों को देखकर कोई भी पुरुष अपना आपा खो देता। उन सुंदरियों का कोई लाज शर्म न थी। शायद ये हरम ही था जो मैंने कहानियों में पढ़ा था कि राजा महाराजा शौक के लिए स्त्रियों को हरम में रखते थे। पर ये अप्सरा से भी बढ़ के सुंदर थी। उनमें से जिनके नीचे का वस्त्र ऊपर उड़ गया था उनकी योनियों को सामने से देख सकता था। उन सुंदरियों का रंग दूध सा सफ़ेद था। उन्होंने मेरे आगे सर झुकाकर अभिवादन किया और मेरा हाथ पकड़कर एक मखमली गड्ढे पर लिटा दिया। यहाँ हॉल में सजावटी चीज़ें नाम की थी, पर यहाँ इन हसीनाओं से कोई नज़र हटाए तो कुछ ही देख पाता। उन्होंने मेरा गुलाबी कोट उतार दिया और मेरे अंगों पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। उनकी उंगलियों पर कुछ विशेष चिकना पदार्थ लगा था, जो सुगंध के साथ साथ शरीर को भी आराम दे रहा था। उन सुंदरियों ने मेरे पूरे शरीर की मालिश करना शुरू की। मैं आनंद में झूम गया। अनीगनी के यूं प्रकट होने से मैं हैरान होकर उसे घूरने लगा। वो मुझे यूं देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सर हम जादूगर हैं, ऐसे ही आते जाते हैं। जादूगरी देखकर तो मैं खुश हुआ। अनीगनी जी, अब ये बता दीजिएगा मैं कब तक सही हो जाऊंगा? मैंने पूछा। तो सर बहुत जल्दी है वापस जाने की आपको? अनीगनी ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं, पर तब भी कितना वक्त लग जाएगा? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। लगभग 6 माह तो लगेंगे। सर दर्द अभी का थोड़े है जो ऐसे साथ छोड़ देगा। उसने मेरे घुटनों की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है, फिर मतलब 6 माह के लिए मैं आपका मेहमान, मैंने हंसते हुए कहा। जी, आपका ही घर है, मैं आपकी सेवा में हूँ, उसने झुकते हुए कहा। चलिए आपको आज अपनी पत्नी सोफिया से मिलवाता हूँ, अनीगनी ने कहा। जी बिल्कुल, चलिए चलिए, कहता हुआ मैं उसके साथ हो लिया। वो मुझे महल में ले गया। वहाँ द्वार के किनारे एक और सीढ़ियाँ थी। अनीगनी ने वहाँ पहुँचकर एक बटन दबा दिया। सीढ़ियाँ खुद ऊपर की ओर जाने लगी। मैं भी अनीगनी के साथ उन पर खड़ा हो गया और पल भर में हम ऊपर छत पर थे। अनीगनी ने वहाँ छत पर एक कमरे में प्रवेश किया। यहाँ एक जन्नती नज़ारा मुझे देखने को मिला। बाहर से साधारण सा दिखने वाला कमरा अंदर से काफ़ी विशाल था। वहाँ बड़े विशालकाय पेड़ पौधे और पक्षी थे। ऊपर से पूरा आकाश नज़र आता था, और तो और यहाँ एक नदी भी बहती हुई जा रही थी। मैं ये देखकर दंग था। तभी एक चिड़िया मेरे कंधे पर आकर बैठ गई। ये रंग बिरंगी चिड़िया कोई मधुर सुरीली गीत गा रही थी, जिसे सुनकर मैं मस्ती में झूमने लगा। तभी मेरे सामने एक 16 साल की लड़की निकल के आई। ये एक अप्सरा से सुंदर कोमल शरीर की कन्या थी, जिसने एक बैंगनी लंबा गाउन पहना हुआ था। उसके भूरे बालों की साधारण गुथी हुई छोटी छोटी बनी हुई थी। उसका रूप ऐसा था कोई भी इस पर मोहित हो जाए। आइए दास जी बैठिए, मैं हूँ अनीगनी की पत्नी सोफिया, वो मुस्कान के साथ बोली, और उसके ताली बजाते ही वहाँ बैठने के लिए मुलायम गद्दीदार सोफ़ा आ गया।
मैं अपने को ये कहने से रोक नहीं पाया कि आप तो इनकी बेटी लग रही हो। ये सुन वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। आनी-गनी हुई हंसते हुए बोला, मोहतरवा भी पूरे 200 साल की होने वाली है। अगले महीने जो इनका जन्मदिन है उस पर। अरे! सच में? तो ये सुन रह गया। मेरे मुँह से बस इतना निकला, 200! हाँ जी, ये सच बोल रहे हैं। सोफिया ने हंसते हुए सोफिया ने मुझे एक डिब्बा दिखाया। डिब्बा काफ़ी बड़ा था और एक चमकीले कपड़े से बना था। उसे खोलकर सोफिया ने एक किनारे रख दिया और जब उसने वो डिब्बा खोला तो उसमें जवान इंसान सी दिखने वाली एक मूर्ति थी। ये देख मेरा दिल धक्क से रह गया। उस मूर्ति के चेहरे पर डर के भाव थे, आंखें खौफ में थी। ऐसी उसकी बनावट क्यों बनाई गई थी, मैं दंग रह गया। उस मूर्ति को देखकर सब मेहमानों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। अब किना ने उस मूर्तिनुमा केक को काटना शुरू किया तो उसमें लाल शरबत निकलने लगा और किना ने उस मूर्ति का बेरहमी से सीना चीर उसमें से दिल निकालकर मेरे आगे भद्दी मुस्कान के साथ पेश किया। केक की बनावट ऐसी थी जैसे वो जिंदा इंसान ही हो। अनी-गनी ने ताली बजाते हुए वो दिलनुमा केक का हिस्सा मुझसे खाने को कहा। मैंने बेमन से वो हिस्सा किना के हाथ से लिया और उसे मुंह में रखते ही मुझे उल्टी आ गई। ये तो कच्चा मांस है, मैं चिल्लाया। हाँ, ये कच्चा मांस है, सोफिया बोली। क्या आप मांस नहीं खाते? बेशक मैं खाता हूँ, पर कच्चा नहीं, मैं गुस्से में बोला। मैं बोला, ये किसके मांस से बना है? किना जवाब देने ही वाली थी कि तभी सोफिया बोली, भेड़ के मांस से। अच्छा, पर बनावट ऐसी क्यों रखवाई आपने? मैंने फिर पूछा। अरे आप सवाल बहुत करते हैं, अनी-गनी बोला। आपको केक पसंद नहीं आया तो आप इधर आइए, आइसक्रीम का लुत्फ़ उठाइए। उसने हवा में हाथ हिलाकर जादू से तुरंत आइसक्रीम मेरे आगे पेश कर दी। मैं अब आइसक्रीम खा रहा था और वो डरावने मेहमान उस केक पर टूट पड़े थे। उनके साथ-साथ किना, गनी-गनी और सोफिया भी केक को लुत्फ़ ले रही थी। उनको खाते हुए कोई साधारण इंसान देखे तो उल्टी कर दे, पर मैंने अपने को संभाल लिया। अब दावत ख़त्म हो चुकी थी। सब अपने-अपने कमरों में सोने चले गए, पर मुझे वो अजीब दावत के बाद नींद ही नहीं आ रही थी। फिर भी थका होने के कारण मुझे नींद आ गई। पर जल्द ही थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुल गई। तब मैंने एक बावर्ची की ड्रेस पहने आदमी को अपने कमरे से निकलता पाया और मेरे शरीर पे वही फिर लेप पुता हुआ था। ये देखकर मैं बहुत नाराज़ हुआ और अनीगनी के कमरे की तरफ चल दिया। पर मैं अनीगनी के कमरे में प्रवेश करता इससे पहले ही मेरे कदम अंदर से आरती वार्तालाप से जम गए। अंदर से किना की आवाज़ आ रही थी, पप्पा, मैं उनको कब खा सकती हूँ? वो चहकती सी आवाज़ में बोली। दूसरी आवाज़ सोफिया की थी। सोफिया ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, आज का लेप और हो जाए, फिर कल रात हम सब रिश्तेदारों के साथ दावत करेंगे। मेरा दिमाग तो मारे डर के जम गया। मैं सिर्फ हल्के से बोल पाया, लेप? अब मुझे समझते देर न लगी। वो भी एक जिंदा ही आदमी था जो केक के रूप में इन शैतानों का भोजन हो गया। मैं तुरंत अपने कमरे में आ गया। अब ये सब एक रेशमी मेज़पोश में लिखकर इस बोतल में डाल रहा हूँ। शायद मैं बच जाऊँ, पर अब उम्मीद तो नहीं नज़र आती। अलविदा। उस व्यापारी की कहानी सुन उस हाल के वैज्ञानिक और मेरी भी आंखें नम थीं। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।